हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड दिस इज पार्ट नंबर 2। ठीक है, सो ये चैप्टर नंबर 17 का रहेगा पार्ट 2 फ्रॉम एनसीईआरटी। एंड बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर अगेन, पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले हम पार्ट 1 का रिवाइज करेंगे। एंड पार्ट 1 में हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ लिए थे, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, एंड वी हैव रेड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये दो पोर्शंस हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो किसी को अगर इन दो पोर्शंस में कोई डाउट है सो यू कैन गो टू द फर्स्ट वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। ओके, नाउ तो रिवाइज कर लेते हैं पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच का बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे वो आपको याद होने चाहिए, आपकी एनसीईआरटी में लिखे होने चाहिए। देन हमने बात करी थी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, अलग अलग एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मैंने आपको बताए थे, अलग अलग फाइला में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो सभी मैंने आपको नोट करा दिए थे। ठीक है, एनसीईआरटी से अलग भी। फिर हमने देखा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हमने देखा था कि फेरिंग्स के भी 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरेंजोफेरिंग्स, ट्रेकिया। ट्रेकिया पे क्या होती है वो हाफ सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं। कौन सा कार्टिलेज होता है वहाँ पे? हियालिन कार्टिलेज। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेजिनियस जो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं वो कहाँ तक होती हैं, देखो यहाँ तक, इस वाली डिवीजन तक ये प्रेजेंट हैं। ठीक है, एपिग्लॉटिस के बारे में सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। नाउ कमिंग ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बेसिकली लिखवा दिए थे कि इंस्पिरेशन के और एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या होता है। देखिए इस डायग्राम से समझते हैं। इंस्पिरेशन के टाइम पे डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखो डायाफ्राम डोम शेप्ड है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर वो डोम शेप से ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा, और रिलैक्स होगा ना तो पूरा ऐसे डोम शेप में बन जाएगा। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखो। ओके, सो डायफ्राम अगर रिलैक्स हो जाता है तो देखो और ऊपर चला गया, यानी कि वॉल्यूम कम हो गई। एंड डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो देखो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा हो रही है। जब भी लंग्स के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होगी यानी कि प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम इंक्रीज यानी कि प्रेशर डिक्रीज। एंड ये लंग्स के अंदर का सिनेरियो है। ठीक है, तो लंग्स के बाहर यानी कि एटमॉस्फेयर का क्या सिनेरियो होगा, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लंग्स एटमॉस्फेयर में, तो ऑफकोर्स इंस्पिरेशन होगी। एंड एक्सपिरेशन में बिल्कुल उल्टा होता है क्योंकि वॉल्यूम अंदर की कम हो जाती है, राइट। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। तो मैंने आपको यहाँ पर देखो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पैराग्राफ से कि स्पाइरोमीटर क्या होता है। स्पाइरोमीटर ये सभी लंग कैपेसिटी वगैरह एस्टिमेट कर सकता है, वॉल्यूम जितनी ब्रीदिंग में इन्वॉल्व हुई है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि रेजिडुअल वॉल्यूम स्पाइरोमीटर कभी भी मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, फिर ये सभी पॉइंट्स तो रीडिंग के। नाउ कमिंग ऑन टू द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, यहाँ से हमें अपना आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एल्वियोलाई क्या है? प्राइमरी साइट है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज के लिए हमारे लंग्स में एल्वियोलाई क्या है? प्राइमरी साइट है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो ओकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। इनके बारे में ना बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे आज। ठीक है, तो ब्लड के बीच में, चलिए लिखते हैं, ब्लड के बीच में एंड टिश्यूज़ के बीच में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एंड आपको पता होना चाहिए कि टिश्यूज़ क्या रिलीज़ करेंगे, टिश्यूज़ रिलीज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। एंड लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन को अंदर लेना। ऑक्सीजन अंदर लेते हैं लंग्स तो फिर इंस्पिरेशन होती है, यानी कि वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है वाया ब्लड। तो ब्लड टिश्यूज़ को क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। क्लियर? तो यही मैं आज आपको डिटेल में कराने वाली हूँ। ठीक है, सो एल्वियोलाई क्या है? प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, दिस इज क्लियर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो कर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये टेबल है आपके पास, देखो रेस्पिरेटरी गैस, एटमॉस्फेरिक एयर,
ओके, सो यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की आपको एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेशर, एल्वियोलाई में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, देखिए डायग्राम बनाएंगे अभी पूरा क्लियरली समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस टेबल को समझ लो ध्यान से। देखो यहाँ क्या दे रखा है, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 159, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर दे रखा है आपको mmHg में। देखिए पहले समझिए पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर, देखिए प्रेशर क्या है, ओवरऑल प्रेशर, गैस का, गैसियस प्रेशर, ठीक है, एयर का प्रेशर कितना है, लेकिन एयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारी गैसेस हैं, है ना, बहुत सारी। तो फिर हर एक गैस अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है, जैसे ऑक्सीजन कितना प्रेशर दे रही है, तो फिर वो कितना हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड कितना दे रही है, वो क्या हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से ये टर्म है हमारे पास पार्शियल प्रेशर की। क्लियर? सो नाउ एटमॉस्फेरिक एयर में 159 mm ऑफ Hg प्रेशर है, और एल्वियोलाई यानी कि हमारे लंग्स के अंदर है 104 mm ऑफ Hg प्रेशर, ठीक है, mm ऑफ मर्करी, Hg इज मर्क्यूरी, ठीक है। सो देखिए अब यहाँ सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी ने साफ साफ शब्दों में कह रखा है कि सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। तो जब एटमॉस्फेयर में 159 mm Hg यानी कि प्रेशर बाहर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो क्या होगा, गैसेस ट्रांसपोर्ट होगा इन दिस डायरेक्शन, यानी कि एटमॉस्फेयर से लंग्स में ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? क्लियर। नाउ एल्वियोलाई का क्लियर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है ऑक्सीजन का प्रेशर, तो 40। अभी देखिए ये जितनी भी यहाँ पर मैं बात करने वाली ना, अभी ऑक्सीजन की बात करूँगी, साफ साफ ध्यान रखना ऑक्सीजन की बात करने वाले हम, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, हम एक डिस्टिंक्शन पॉइंट बना लेते हैं। ओके, सो हम कार्बन डाइऑक्साइड की टेबल को यहाँ से कर देते हैं रिमूव। अभी हम आराम से ऑक्सीजन की टेबल पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, ठीक है। सो नाउ कमिंग बैक, देखिए ऑक्सीजन का क्या है, एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई तक का तो आप सभी को क्लियर हो गया कि भाई एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर है, तो यहाँ पर जो एल्वियोलाई में कम प्रेशर है, इस तरीके तरफ जो है मूवमेंट होगी। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर और भी कम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, और भी कम पार्शियल प्रेशर है, तो एल्वियोलाई क्या करेगा, यहाँ पर 104, यहाँ पर 159, तो एल्वियोलाई फिर से ऑक्सीजन किसको दे देगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ध्यान दीजिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो कम है ना ऑक्सीजन के अमाउंट, तो अब इस तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए टिश्यूज़ में क्या होती है 40। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम यहाँ से क्या करेंगे, एक सेकेंड, अब यहाँ से हम इस पार्ट को यहाँ पे करने की बजाय, इसको यहाँ पे करने की बजाय अब इस वाले पार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसमें 95 mm ऑफ Hg प्रेशर है ऑक्सीजन का, एंड यहीं पर अगर मैं टिश्यूज़ की बात करूँ तो फिर यहाँ पर 40 mm ऑफ Hg प्रेशर है टिश्यूज़ का, तो ऑफकोर्स क्या होगा, यहाँ पर डिफ्यूजन होगी इन द डायरेक्शन फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स टिश्यूज़, ठीक है। सो क्लियर हो गया सभी को? ओके, ऑक्सीजन क्लियर। नाउ कमिंग टू द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर एल्वियोलाई, एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3, एल्वियोलाई में 40, क्या होगा एक्सपीरेशन, एल्वियोलाई में ज़्यादा प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में कम प्रेशर है, सो एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी एटमॉस्फेयर की तरफ। नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एल्वियोलाई से ज़्यादा प्रेशर है, कार्बन डाइऑक्साइड पे ध्यान देंगे, ठीक है, ठीक है। सो ज़्यादा प्रेशर है तो क्या होगा, इस तरफ मूवमेंट होगी, अगेन फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एल्वियोलाई, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखो 40 यानी कि कम है कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट, ठीक है। सो अब ऐसा मत करना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से इस तरफ मूवमेंट होगी, नो, अभी नहीं होगी वो। अब यहाँ पर देखो टिश्यूज़ जो है, टिश्यूज़ के पास ज़्यादा है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो ब्लड होगा ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये अपनी ऑक्सीजन देके अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अब ये बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं मूवमेंट ऑब्जर्व करूँ तो वो कैसे हो रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से
एल्वियोलाई में एंड एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में। तो ये हो रही है मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमने नोटिस करी। ठीक है, अब ऑक्सीजन की अगर मैं यहीं पर बात करूँ तो ऑक्सीजन हम शॉर्ट में लिखेंगे अब। ठीक है, सो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर में क्योंकि ज़्यादा प्रेशर है तो एटमॉस्फेयर से क्या होगा, ओके लेट मी चूज अनदर कलर। ओके, सो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जाएगी एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई से कम प्रेशर कहाँ पर है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ऑक्सीजन ले लेगा तो वो ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, सो हम सिंपली ब्लड लिखेंगे यहाँ पर। एंड ब्लड से कम प्रेशर कहाँ पर है, टिश्यूज़ में, तो हम यहाँ टिश्यूज़ लिखेंगे। तो ये बन गया पूरा फ्लो चार्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, हो गया क्लियर। ओके, सो यहाँ अभी इसको क्लियरली लिख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे तो मैंने आपको पूरा डिटेल में अंडरस्टैंड करा ही दिया कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट की बात होती है। क्लियर, सो आई एम गोइंग टू रब दिस फ्लो चार्ट। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द पैराग्राफ। अब देखो टेबल क्लियर हो गई ना, अब पैराग्राफ बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। अब देखो यहाँ पर exchange of gases also occur between blood and tissues. Oxygen and carbon dioxide are exchanged in these sites by simple diffusion mainly based on pressure और concentration gradient. ठीक है, तो यहाँ पर जो solubility है गैसेस की वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। देखो यहाँ क्या कहा कि भाई ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूज़ हो रही है, इनकी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं यहाँ पर। सबसे पहला उन्होंने कहा कि प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे इनकी मूवमेंट डिपेंड करेगी। सेकेंड उन्होंने कहा कि गैसेस की कितनी सॉल्युबिलिटी है उस पर भी ये डिपेंड होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, एज वेल एज थर्ड पॉइंट इज गिवन एज ए थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। कितनी थिक, जितनी पतली मेम्ब्रेन होगी उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन अच्छे से होगी। एंड फोर्थ पॉइंट आप ऐड कर सकते हो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर, तो ये बातें क्लियर हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ नया नहीं था, जब डिफ्यूजन पढ़ा था वहाँ पर भी ये पॉइंट्स आए थे। ठीक है, बस यहाँ पर लंग्स की मेम्ब्रेन को हम नोटिस में करेंगे, गैसेस यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगी, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। Now pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure। तो ये आ गई definition of partial pressure। partial pressure क्या होता है, जैसे मैंने कहा बहुत सारे gases का mixture होता है। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन कितना प्रेशर exert कर रहा है, that is known as the partial pressure of oxygen। ठीक है, ये रहा partial pressure of these two gases इन द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर ये टेबल से हमने रीड कर लिया है। नाउ कमिंग बैक, अब यहाँ देखो इस डायग्राम से समझते हैं। वैसे मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे। देखिए ये हमारी क्या है, एल्वियोलाई, पहले ये क्लियर होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइस, हर एक क्लास में मैं आपको कहती हूँ, जैसे यहाँ पर इसी तरीके का डायग्राम ना बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में भी था। तो मैंने कहा था कि ये बिल्कुल याद रखना कि ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है या पल्मोनरी वीन है। क्योंकि बच्चों को इतना तो याद रहता है कि भाई हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है कोई चीज़, कोई वीन, कोई आर्टरी, तो वो पक्का पल्मोनरी तो होगी। लेकिन वो आर्टरी है या वीन है ये कंफ्यूज करता है। तो मैं आपको याद करने की ट्रिक बता देती हूँ, पहले भी बताई थी कि आर्टरी हमेशा अवे फ्रॉम हार्ट जाती है। आर्टरी हमेशा, चलो इसको नोट करते हैं। ठीक है, नोट करेंगे आप, आर्टरी हमेशा जाती है अवे फ्रॉम हार्ट। लिखो इसको साथ में मेरे, अवे फ्रॉम हार्ट। एंड यहीं पर अगर मैं वीन्स की बात करूं, ठीक है, वीन्स क्या जाएंगी, हमेशा जाएंगी टुवर्ड्स दी हार्ट। तो हमेशा ऐसा ही होता है। हमें वो वाली डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि पल्मोनरी वीन और पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शंस हैं।
सिर्फ ये याद रखो कि आर्टरी हमेशा अवे फ्रॉम हार्ट जाएगी और वीन हमेशा टुवर्ड्स दी हार्ट जाएगी, ठीक है। क्योंकि आर्टरी हमेशा हमेशा नहीं, मैक्सिमम केसेस में आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो अवे फ्रॉम हार्ट जाती है टिश्यूज़ की तरफ, ठीक है। एंड वीन क्या करती है, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो जाती है हार्ट की तरफ। लेकिन लंग्स में जब ये काम होता है ना, तो लंग्स के केस में क्या होता है, लंग्स को तो हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। समझो इस बात को ध्यान से, लंग्स को तो कैसा ब्लड प्रोवाइड करना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करना है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती तो वीन्स हैं, लेकिन वीन्स तो हार्ट के पास जाएंगी, वीन्स तो लंग्स के पास नहीं जाएंगी। तो ऑप्शन क्या बचा यहाँ पर, वीन्स ने तो जाने के लिए मना कर दिया, और अवे फ्रॉम द हार्ट कौन जाता है, आर्टरी। तो आर्टरी कहेगी कोई बात नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो क्या हुआ, मैं ले जाता हूँ इसको लंग्स की तरफ। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। और वीन्स क्या करती हैं, वो अवे फ्रॉम द ऑर्गन आती हैं, तो फिर इस केस में वो वीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके आती हैं। क्लियर हो गया सभी को। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। इसी तरीके से आप याद रख सकते हो पल्मोनरी वीन कौन सी होती है और पल्मोनरी आर्टरी, प्लस आपको एरोस भी याद रखने हैं। क्लियर। नाउ यहाँ पर पार्शियल प्रेशर दे रखा है आपको, ठीक है। अब इस पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर पल्मोनरी वीन, अगेन पल्मोनरी वीन क्या करिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, ठीक है। यहाँ से ये सारा जो है ना, देखो ध्यान से देखो, ये कहाँ से आया, टिश्यूज से आया है ये ब्लड, ठीक है। तो टिश्यूज से आया, हार्ट के पास गया, हार्ट ने कहाँ भेज दिया, लंग्स के पास, लंग्स ने क्या कर दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, अब ये पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर देखो कौन सी आर्टरी पूरी बॉडी में लेकर गई है, सो वो लेकर गई है सिस्टमिक आर्टरी। याद रखना है सभी को, सिस्टमिक आर्टरी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सिस्टमिक वीन्स कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इतना पॉइंट तो सभी को क्लियर हो गया। अब यहाँ पर चलो, PO2 40 mmHg, PCO2 45 mmHg, क्या है, PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर, अब यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हो गया है ना, ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हो गया, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया। लेकिन जब तक ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन नहीं हुआ था, जब तक पार्शियल प्रेशर कम था, इसीलिए डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ ऑक्सीजन का, ठीक है। सो आई होप दिस डायग्राम इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो ये भी आपको याद रखना है। सिमिलरली a gradient is present for CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड in opposite direction, that is from tissues to blood and blood to alveoli। तो ये पूरा हमने समझ लिया है। एज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पर, इसको आप मार्क कर सकते हो। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 से 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to that of oxygen। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले आपको ये पॉइंट जितना मैंने हाईलाइट कर रखा है अभी उतना नोट कर लो, हाईलाइट कर लो। फिर यहाँ पर क्या कहा है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि डिफ्यूज हो सकते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से, पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर वो बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। देखो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है वो 3 लेयर से बनी हुई है, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर दे रखा है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। और जहाँ पर एपिथेलियम आ गया वहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा प्रेजेंट होगी, बेसमेंट सब्सटेंस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम, फिर एंडोथेलियम होगा एल्वियोलर कैपिलरीज का, ठीक है। पहले एपिथेलियम फिर एंडोथेलियम और बीच में क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। However, its total thickness is much less than a millimeter। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस पैराग्राफ से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। Solubility of carbon dioxide is 20 से 25 times higher than that of oxygen। And second important point is कि total thickness is much less than a meter। ये भी आप हाईलाइट कर सकते हो कि ये 3 मेजर लेयर्स होती हैं, ठीक है। ओके Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissues and that of carbon dioxide from tissues to alveoli। ये हमने diffusion concentration gradient के अकॉर्डिंग भी देख लिया। तो ज़्यादातर जितने भी फैक्टर्स हैं वो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं टिश्यूज़ तक और टिश्यूज़ से लेना चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड।
नाउ यहाँ पर आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, तो हाइलाइटर लेकर तैयार हो जाओ, ठीक है। सो हाइलाइटर नहीं हटना चाहिए अब हाथ से। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आ गया कि ब्लड क्या है, मीडियम ऑफ फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो ठीक है, हमें पता है। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज इन द ब्लड, ये पॉइंट मार्क करो। रिमेनिंग जो 3% ऑक्सीजन है वो डिजोल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू कार्बन ऑक्सीजन का ट्रांसफर दो टाइप से होता है, एक आरबीसीज करते हैं कितने परसेंट, 97%, और बचा हुआ का होता है डिजोल्व फॉर्म में प्लाज्मा, बचा कितना, 3%, ठीक है। सो ये ट्रांसपोर्ट हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, सो 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज, ठीक है, 20 से 25%, ठीक है। सो ये कौन करते हैं, आरबीसीज, वेयर 70% इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट, और बचे हुए 7% होती है इन द डिजोल्व स्टेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है 3 टाइप से, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सो गाइज यहाँ से ना एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड फॉर्म में भी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो सकती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 टाइम्स मोर सॉल्यूबल इन वाटर, 20 times more soluble in water as compared to oxygen, ठीक है, more soluble in water as compared to, और अब आप ट्रेंड भी लिख सकते हो, अब ऑक्सीजन वाला ग्राफ आने वाला है तो आप ट्रेंड लिख सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये है हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड गाइस आपको जान के हैरानी होगी कि ऑक्सीजन को सबसे कम एफिनिटी है ऑक्सीजन की तरफ है हीमोग्लोबिन की, तो कहीं पर भी ऑक्सीजन का ज़रा सा भी कम प्रेशर होगा ना एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, वहीं पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड की तरफ भागेगा। तो ये कितना है, 20 टाइम्स, और ये कितना है, अब यहाँ पर हम इसको रिमूव कर देते हैं ऊपर वाले पैराग्राफ को, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़्यादा सोल्यूबल है, कितनी ज़्यादा एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की एज कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड, 20 टाइम्स। एंड यहीं पर अगर मैं बात करूँ कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी है अप्रॉक्सीमेटली 200 से 300 टाइम्स, 200 से 300 टाइम्स। तो इसको आप अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हो, ठीक है, लिख लिया। नाउ हीमोग्लोबिन तो आपको पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन के बारे में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेड कलर की आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि आरबीसीज में प्रेजेंट होती है एंड कैन बाइंड विद, एंड ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन। अच्छा आरबीसी से याद आया, आरबीसीज पता है क्या शो करते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। सो आरबीसीज क्या करते हैं, एनाएरोबिकली रेस्पिरेट करते हैं। नाउ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकती है इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रिवर्सिबल मैनर मतलब कि यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है वो टूट भी सकती है, क्लियर, ओके। नाउ each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen, यानी कि हीमोग्लोबिन के पास कितनी वेकेंट शेल्स हैं, आई मीन कितनी वेकेंट पोजीशंस हैं ऑक्सीजन के लिए, 4। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन यानी कि देखो ध्यान से समझो कि अगर हीमोग्लोबिन पे 4 ऑक्सीजन बाइंडेड है, बॉन्ड है ना पूरे 4 ऑक्सीजन, इसका मतलब है कि यहाँ 100% हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाइड है, ठीक है। Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to the partial pressure of oxygen. यही मैंने आपको बताया था कि
कहीं पर भी अगर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़रा सा भी कम होता है तो फिर बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ नहीं होती। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए, बहुत ही अच्छा है। जो आप अभी शॉक हो रखे हो अभी तक ये बात सुन के कि भाई हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ कम है, ठीक है, ये बात दुख की नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है ये। अभी मैं आपको आगे इंस्पिरेशन में कैसे हेल्प करती है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर्स जो कि ऑक्सीजन की और हीमोग्लोबिन की बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में इफेक्ट डाल सकते हैं। क्या क्या बताया मैंने? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये 3 फैक्टर्स इंटरफेयर कर सकते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दे रखा है। अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसी कर्व को हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। देखो ये एस शेप्ड कर्व है ना, यस, and is highly useful in studying the effect of factors like partial pressure of carbon dioxide, H plus की concentration। अभी हम पूरा समझेंगे, ठीक है, हर एक पॉइंट को। ये जो इतना आसानी से आप देख रहे हो ना, इतना आसान है नहीं, ये बहुत डीप मीनिंग होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का, ठीक है। एल्वियोलाई में जहाँ हाई पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का और लो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, जहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम है और टेम्परेचर भी कम है, ये फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हाई प्रेशर है ऑक्सीजन का, ठीक है। वहीं पर टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिज्म के थ्रू ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाती है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो हाई होता है। इस वजह से वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन ना होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। This clearly indicates that oxygen gets bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissues। और अगर dissociate नहीं होगी तो मिलेगी कैसे tissues को? इसीलिए मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होना भी, ठीक है। Every 100 milliliter of oxygenated blood can deliver around 5 milliliter of oxygen to tissues। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्क करने का।